हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। और इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 तक के जो है कि जो भी आपके प्रश्न नंबर 1 में 5 जो है कि प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1 में आपके 5 थे, जो कि मैं पाँचों का जो है कि मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। और ये जो है प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में जो है कि आपके टोटल 5 हैं, पांचों को जो है कि आपको सिद्ध करना है, पांचों को जो है कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये आपकी प्रश्नावली है 2.3। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहला, यानी प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरे का पहला जो सवाल है आपका क्या दे रखा है। आप गौर से जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। और हाँ, जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, वही प्रोसेस लगभग जो है कि सभी प्रश्नों में आपका होने वाला है। तो आप जो है प्रश्न नंबर 1 को देखने के लिए शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि अच्छी तरह से हर एक प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए। तो दिया हुआ है कि यदि, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडिकेट किया गया है स्क्रीन पे। दिया है कि यदि ए बी सी और क्या डी गुणोत्तर श्रेणी में हो। किस श्रेणी में? गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में यदि ए और बी गुणोत्तर श्रेणी में है, दिया हुआ है तब। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई श्रेणी आपकी गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो उसका जो सार्व अनुपात है हमेशा बराबर होता है। जो सार्व अनुपात है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों कि ये जो आपकी श्रेणी दी हुई है ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका आर का मान निकलेगा, यानी कि जो सार्व अनुपात आर निकलेगा, सभी सार्व अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं सार्व अनुपात। ठीक है, क्या निकलेगा? सार्व अनुपात जो है आर आपका फाइंड होगा। आर बराबर होगा, सार्व अनुपात कैसे निकालता है? आगे वाले में पीछे वाले से भाग, यानी कि ए बटा में बी, यही बराबर जो होगा, फिर आगे वाले में पीछे वाले से भाग, यानी सी बटा में बी, फिर यही बराबर होगा, फिर आगे वाले में पीछे वाले से भाग, यानी कि डी बटा में हो जाएगा क्या आपका? सी। क्या ये सब चीजें आपको समझ में आई? ये तो आपको कंडीशन समझ में आ गई। लेकिन सार अनुपात सभी के तीनों आपस में आपको बराबर होने, क्योंकि सार अनुपात सभी है, सार अनुपात सभी है तो सभी बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि एक बार सार अनुपात को इसके बराबर करना है, एक बार इसके बराबर, इसका एक बार इसके बराबर। तो हर हाल में आपको निकालना है मान। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो मान कैसे निकलेगा देखिएगा। तो यहां से आप लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे आप लोग कि आर बराबर हो जाएगा बी अपान ए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड वाला जो है ये, फिर आर बराबर हो जाएगा सी अपान बी। और ये जो आपका फिर तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा वाला जो अनुपात है, यह भी जो है कि आर के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि डी अपान क्या होगा? सी। क्योंकि भाई सभी जो है सार अनुपात है तो सभी का तो सार अनुपात बराबर होगा, यानी कि सभी जो भी है सार अनुपात फाइंड हुआ है तब तो ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दे रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन ये बनती है कि हमेशा सार अनुपात जो है, जो भी आप सार अनुपात निकालेंगे, हमेशा सार अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। तो इसका आर इसके बराबर आर, यानी ये आर जो है आपका मान निकाला गया है, यानी सार अनुपात इसके बराबर, इसके से तीनों के बराबर होगा ना सार अनुपात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई, जरा गौर से समझिए, ये प्रोसेस सभी में चलेगा, हर एक सवालों में ये प्रोसेस चलेगा। ठीक ना? देखिए, बी से एक में गुणा करेंगे तो बी होगा, बी बराबर ए से आर में गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए आर। यानी कि ये आपका फाइंड हुआ, बी बराबर ए आर निकला कि नहीं निकला? ठीक है, यहां पर आइए। अब यहां पर फिर एक मानकर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा बी और आर, क्योंकि बी से आर में गुणा करेंगे तो बी आर होगा। अब यहां से हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों बी का मान फाइंड हुआ है आपका ए आर। तो यहां पर रख देंगे क्या? ए इंटू आर, और इंटू का यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आपका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड हो गया, यानी कि सी बराबर मिल गया ए आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग इतना न लिखकर इसको हटा करके यहां पे एक बार सी बराबर लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर? समझ में आ गई बात? इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। यदि आप जो है कि वीडियो को पुश करके देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया हूँ। अब आपको यही पे समझ में, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सी बराबर आप रख दिए होते ए का पावर आर,
स्क्वायर यानी ए आर स्क्वायर हम कर दिए होते सी बराबर डायरेक्ट, तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये कहाँ से आया है, क्योंकि बी का मान रख करके यानी ए आर का मान बी की जगह पर ए आर का मान रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ए आर स्क्वायर, यानी सी का मान आ गया ए आर स्क्वायर। कंडीशन समझ में आई। आगे इसमें आइए, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा क्या, सी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सॉरी सी आर होगा ना, डी बराबर क्या हो जाएगा सी आर। फिर इसी तरह से यहाँ पर डी बराबर सी का वैल्यू फाइंड हुआ है क्या, ए आर स्क्वायर, गुणे आर पहले से है, आर से आर में गुणा करेंगे तो आर का घात 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए आर के सर पे कितना 3। क्या ये तीनों कंडीशन समझ में आए, बी का मान ए आर हो गया, सी का मान ए आर स्क्वायर हो गया, डी का मान जो है आपका ए आर का क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आई बात ना। अब आपको क्या करना है, जरा आप गौर से समझिए। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, वहां पर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, मैं लिख लेता हूं। सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कामा दिया हुआ है तो मैं कोष्टक में रख देता हूं, ठीक है। दूसरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद। और तीसरा है आपका सी स्क्वायर प्लस क्या, डी स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद। यानी सिद्ध करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करके दिखा दीजिएगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको अभी मैं बताया हूं कि जब भी कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होगी तो उसका सार अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले सार अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात, तो आप सार अनुपात आर का मान निकालेंगे तो ये तो आपका अनुपात इसका बराबर होगा। सार अनुपात का मतलब बराबर, यानी कि यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर बाटा में ये ना, यानी आगे वाला, यानी कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा। तो दूसरे में पहले से भाग और तीसरे में जो है कि दूसरे से भाग देंगे तो आपका अनुपात निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इजकल टू हो जाएगा सी स्क्वायर बाटा में डी स्क्वायर, यानी कि ये इसका, यानी इससे जो है इसमें भाग देंगे तो इसका भी तो अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर। तो अब ये जो अनुपात दोनों यदि इक्वल हम लोग कर देते हैं तब वहाँ पर आपका होगा कि जो भी ये श्रेणी, ये जो आपकी श्रेणी दी गई है आपका जो है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। कब, यदि सार अनुपात दोनों का बराबर हल करके हम लोग ला देते हैं तब। तो अब इन्हीं दोनों को इक्वल को बराबर करें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मान ले सकते हैं आप, ये आपका राइट हैंड क्या हो जाएगा, साइड। यानी दोनों साइड यदि इक्वल हो जाती हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इन्हीं दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, हर हाल में इन दोनों क्या करना है, बराबर। तो आर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं या रहने दीजिए, तो यहाँ पर बस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर मैं कर रहा हूँ, देखिएगा बी का मान, तो बी का मान कहाँ गया, बी का मान ए आर है ना, तो ए आर रखेंगे बी की जगह पर, स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी है, सी के जगह पर ए आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे, दो दूनी के 4। तो ये तो आप लोग पढ़ा चुके हैं हम कैसे स्क्वायर किया जाता है। फिर ए का मान है तो ए का मान फाइंड नहीं हुआ है तो ए का ए रहेगा। ठीक है, बी का मान कितना है, ए आर है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आर। घात कितना है इसका, 2 है तो घात 2 लगाएंगे, बन गया। यही बराबर आपको दिखा देना है सी का स्क्वायर, सी क्या है, ए आर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले से यहाँ पर घात 2 है तो ये भी स्क्वायर करेगा, 2 दूनी के 4, यानी ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर आपको आता होगा, प्लस डी का मान है ए आर का क्यू है ना, और स्क्वायर ए आर का जब स्क्वायर करें यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था, ए आर का स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर और 3 दूनी के 6, आर का क्या हो जाएगा, पावर 6, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर कितना 6 बटा में। आइए यहाँ पे बी है तो बी का मान है ए आर है तो ए आर रखेंगे, घात 2 है, यहाँ पे देखिए घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे, प्लस सी का मान क्या है समझिएगा, सी स्क्वायर पूछ रहा है तो सी स्क्वायर अभी यहीं पे है ना, तो ये निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, ए स्क्वायर और आर का पावर क्या 4, सब कुछ हम लोग रख चुके हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आगे बढ़िए, अब इसमें से कॉमन जा रहा देखिए, ए स्क्वायर आर का घात 2, इसमें ए स्क्वायर आर घात 4 है तो सबसे छोटा घात वाला कॉमन लिया जाता है, तो दोनों ए वाला घात दोनों बराबर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, और नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
तो दोनों में घात बराबर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए आर है, आर दोनों में आर है तो सबसे छोटा घात, इसका 2 घात है, इसका 4, तो सबसे छोटा घात ये है, तो आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ए आर स्क्वायर बाहर गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा 1, यानी कि 0 रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से ए बाहर गया, आई 4 गो था, इसमें आर को था 4 गो, 4 गो में से 2 गो बाहर गया तो कगो बच गया, आर का स्क्वायर बच गया। बाटा में आ जाइए, फिर इसमें से भी कॉमन, दोनों में ए स्क्वायर है खाली, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ये बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ बच गया क्या आर का स्क्वायर, यही इक्वल हो जाएगा। अब इसमें कॉमन देख लीजिए, दोनों में ए स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाहर ले लिए हम लोग। आर का पावर 4 है, आर का घात 6 है, तो आर का पावर 4 भी क्या हो जाएगा कॉमन, तो आर का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आर का पावर 4 छोटा है ये बड़ा है, तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आई 6 गो में से 4 गो निकल गया, कगो बच गया आर का घात 2 बटा में। फिर इसमें कॉमन आइए, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर है में आर घात 4 है, तो दोनों में से छोटा घात वाला कौन ये है ना, तो ये हो जाएगा आर का घात 2, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इक्वल होता है नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आर स्क्वायर से 4 गो आर स्क्वायर तो 1 आर स्क्वायर, यानी कि 2 गो अभी बचेगा उसमें, और ये दोनों साइड यानी अंश में दोनों जब बराबर आता है तो इससे ये कट सकता है, ठीक है, यानी कि ये हो गया कट गया। अब यहाँ पर समझिए 1 प्लस आर यानी 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इससे ये कट सकता है और इससे ये कट सकता है, तो यानी कि टोटल बच गया 1 बराबर क्या हो गया 1, यानी कि जो आर का वैल्यू है दोनों अनुपात आपस में क्या है बराबर, यानी कि दोनों सार जो अनुपात निकाला गया है मेरे प्रिय छात्र, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, एक एक आ गया, यानी कि ये रहा आपका सिद्ध, यानी कि हम लोग सिद्ध कर दिए कि जो आर का मान है दोनों आर का मान क्या है समान है, यानी कि जो सार अनुपात आर है दोनों पे इक्वल आ रहा है, यानी कि इसका भी 1 आ रहा है, इसका, यानी कि ये लेफ्ट हैंड जो साइड है यह इक्वल हो रहा है किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। अतः लिखेंगे आप कैसे, अतः यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी ऐसे लिख, अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में है, किस श्रेणी में है गुणोत्तर श्रेणी में है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आपका फाइंड हुआ क्या टोटल आंसर आपका सिद्ध हो गया, क्योंकि जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है आपस में जब इक्वल हो रहा है, जब सार्व जो अनुपात है यदि वह इक्वल हो जाता है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका वह सिद्ध हो जाता है कि जो भी ये श्रेणी दी गई है यह श्रेणी किस श्रेणी में है गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ये आपका 1 आया है, यदि ये 2 आ जाता तो उस कंडीशन में आपका कभी भी ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होता। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको पहला जो सवाल है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं और इसमें आपका ज़्यादा भी समय लगा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी के साथ हम इसी टाइप से चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है। और दूसरे का दूसरा में सेम ये सभी प्रोसेस आपके वही रहेंगे, सिर्फ आपको यहाँ से चेंजिंग करना है, ये ऊपर वाला सेम आपको वही रहेगा सब, क्योंकि सभी में आपको वो फाइंड करना है, और ये जो है आपका बस ये जो है आपको चेंजिंग करना है, ठीक है। तो चलिए मैं दोस्तों इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरे पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रहीं जो आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, फिर इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ आपका जो भी सॉल्यूशन करना है मैं उसको हटा देता हूँ, जो काम लायक है यानी कि जो चीज़ें इसमें भी उपयोग किया जाएगा उसको मैं रहने दे रहा हूँ। तो आपको सिद्ध क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब आपको सिद्ध करना है कि जो दिया हुआ है कि ए बटा में नहीं 1 बटा में दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू कामा, इसके बाद दिया हुआ है 1 बटा में दिया हुआ है बी क्यू प्लस सी क्यू कामा, इसके बाद दिया है 1 बटा में सी क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में है, आपको यही सिद्ध करना है कि ये जो आपकी दी गई श्रेणी ये किस में है गुणोत्तर श्रेणी में। तो
तो बस करना है आपको, कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में तभी हो सकती है जब उसका आर यानी कि सार अनुपात का जो मान है आपका क्या हो, समान। कोई भी श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी में तभी हो सकती है जब उसका सार अनुपात हम लोग निकालते हैं और उसका सारो जो अनुपात आर का वैल्यू है यदि सेम आता है सभी में, तो आपका कहेंगे आप कि वो जो श्रेणी दी गई है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सेम प्रोसेस आपको वैसे ही आर निकालिए, अनुपात आप निकालेंगे ना, तो सार व अनुपात, तो जब सार अनुपात आर निकालेंगे तो देखिए इसका बाटा इसका लगाएंगे, तो इसका मैं रफ कार्य करके दिखा देता हूं आपको कैसे। इसका बाटा इसका, यानी कि दूसरे में पहले से भाग देना है, तो दूसरा है 1 में ए क्यू प्लस सी क्यू है, बाटा में पहले से भाग, ए बाटा में है आपका ए क्यू प्लस क्या है बी क्यू। अब भिन्न का बाटा भिन्न है तो ये भिन्न पलटेगी तो ये ऊपर चला जाए, यानी कि यह हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, बाटा में आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस क्या सी क्यू। यानी कि ये आपका आर का मान निकलेगा, क्योंकि भिन्न का बाटा भिन्न लगाएंगे तो आपका टोटल हो जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बाटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, देखिए ए क्यू प्लस सी क्यू होगा कि नहीं, ए क्यू प्लस क्या सी क्यू, ठीक है। अब उसी तरह से जब इसका करेंगे, यानी इसमें जो है इससे भाग देंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, बाटा में हो जाएगा सी क्यू प्लस क्या डी क्यू। इस तरह से फिर आप इसमें भाग देंगे ना, यानी कि ये है आपका पहला, ये है दूसरा मान, ये तीसरा मान। तो अनुपात कैसे निकालता है, दूसरे में पहले से भाग और तीसरे में दूसरे से भाग देते हैं, तो आपका सार अनुपात निकलता है। और हम लोग सिद्ध कर देंगे कि यदि दोनों सार अनुपात यदि बराबर आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो भी आपकी ये श्रेणी दी गई है गुणोत्तर श्रेणी में है। और हाँ, इक्वल नहीं होगा तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी में कभी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इक्वल किया जाए, अब ये है ना, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे हम लोग और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो चलिए सिद्ध करते हैं यहाँ पे। अब मान हम लोग रखना प्रारंभ करते हैं, तो सार अनुपात आर जो है तो आर इस तरह आप रख सकते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। ए क्यू, तो ए क्यू का मान कितना है, कहाँ गया, ए क्यू है तो ए क्यू का तो वैल्यू नहीं है, तो ए क्यू हो गया प्लस बी का क्यू, बी का क्यू करेंगे तो यह ए के भी सर पे 3 लगेगा और आर के भी सर पे कितना लगेगा 3, बाटा में आ जाइए। ए का क्यू है तो ए का क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस सी का क्यू कीजिए, इसका क्यू करेंगे ना तो ए का भी घात कितना लगेगा 3 इंटू आर का भी घात कितना लगेगा 3 दूनी के 6। इस अरे भाई इसका घात जब 3 है, आर सी का घात 3 है तो 3 से इस घात में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका घात 1 है तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी के 6, यानी कि आर का घात कितना हो जाएगा 6, ठीक है। बराबर बी का मान कितना, अभी बी क्यू का मान रखें, देखिए बी क्यू है तो बी क्यू का यही मान है ना, रख दीजिए ए क्यू इंटू आर क्यू प्लस सी क्यू का मान अभी हम लोग रखे हैं, तो सी क्यू का मान कितना है ए क्यू और इंटू क्या आर का पावर 6, बाटा में इंटू नहीं लगे तभी चला जाएगा। सी क्यू का अभी मान निकाले हैं ए क्यू इंटू क्या आर का पावर 6 प्लस डी क्यू का मान, देखिए डी क्यू का इसका घात 1 है, ए का यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे घात से, 3 एकम 3 यानी ए के सर पे 3 हो जाएगा और 3 तो लिखे ना, आर के सर पे कितना हो जाएगा ना, सॉरी ना नहीं होगा, तो 3 दूनी के 6 हो गया और 3 तो लिखे 9। क्या ये सब चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, कि कैसे जो है कि मैं रखा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा इसमें से कॉमन हम देखते हैं, दोनों में कॉमन देख लेते हैं भाई, दोनों में कॉमन क्या है, तो जो कॉमन होगा मैं यहाँ पर पुट करके रख देता हूँ, ठीक है। कॉमन देख लीजिए, ए क्यू दोनों में है तो इसमें से ए क्यू बाहर कर देंगे, आप कोष्टक में आ जाइए। अब इसमें से ए क्यू बाहर गया तो यहाँ पर 1 बच गया प्लस यहाँ पर 1 बच गया प्लस आर का पावर क्या है 3, बाटा में आ जाइए। इन दोनों में से कॉमन ए क्यू है तो ए क्यू बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आर के सर पे कितना हो जाएगा 6। क्या ये प्रोसेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है, आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन लग रहा है कि एक चीज़ गलत है। क्या, यहाँ पर जो अनुपात निकाले हैं हम लोग बी क्यू होना चाहिए ना, बी का क्यू होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, बी क्यू होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। बी का क्यू होना चाहिए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। इसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू बटा में सी क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू होना चाहिए, तो बी का क्यू करेंगे तो कितना आया था भाई, तो यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया ना, गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। बी का क्यू करेंगे तो ए के सर पे 3 और आर के सर पे कितना 3। क्या अब ठीक है ना, तो आप लोगों को जो है कि
मैं मान निकाला हूँ तो आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कहाँ सर गलत कर दिए। ठीक है, चलिए अब कॉमन लीजिए तो यहाँ पर इतना हो गया। अब ए क्यू इसमें भी है, ए का पावर 3 इसमें भी है, तो ए क्यू और ए का पावर 3 दोनों होगा, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1 और क्यू बाहर गया। इस आर 6 था तो 6 गो में से 3 गो निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गो, यही बराबर आ जाइए इसमें। तो ए क्यू और आर क्यू कॉमन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए क्यू दोनों में है और आर है क्यू और ये आर का पावर 6 है, तो छोटा घात वाला ये है तो छोटा घात वाला ही कॉमन लेते हैं। दोनों बाहर चला गया तो ये 1 बच गया, प्लस बाहर गया 6 में से 3 गो बाहर गया तो आर का पावर 3 बच गया बाटा में आपका। इसमें देखिए दोनों में क्यू है तो ए का क्यू हो जाएगा और आर का पावर 6 दोनों में, यानी छोटा घात वाला ये है तो आर का पावर 6 कोष्टक में 1 प्लस, ठीक है। इसमें से बाहर चला गया, 9 गो में से 6 गो गया तो क गो बच गया। ठीक है, समझ में आई बात ना। चलिए तो ए क्यू से ए क्यू कटा, ए क्यू से ए क्यू कटा और 3 गो में से, यानी कि 3 गो आर में से 6 गो आर, 6 गो आर में से 3 गो आर जब काटेंगे तो नीचे वाला 3 गो आर बचेगा। आई 3 गो आर से 3 गो आर ये भी क्या हो, कट गया, यानी इससे ये कट जाएगा, दोनों से में इससे ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया 1 इक्वल टू क्या 1, यानी कि सारा जो अनुपात आर है, आर का वैल्यू कितना आ गया 1 1। दोनों जो अनुपात है आपका आर 1 1 आया कि नहीं आया, और सार 1 तक जब दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब कि जो भी ये श्रेणी दे रखी है मेरे प्रिय छात्रों, दोनों जो श्रेणी है आपकी किस में है, आपकी जो श्रेणी है यह गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि ये जो श्रेणी है आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में तभी होती है जब उसका सार अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर नहीं है तो अगले प्रश्न में मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न में लिख देंगे ताकि हमेशा आपको याद रहे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आए। तो ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मान है यह राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि जो आर है यह दोनों इक्वल हो गए। तो जो जब दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो 1 में ए क्यू प्लस बी क्यू था, कामा 1 में बी क्यू प्लस सी क्यू था, कामा 1 में सी क्यू प्लस जो डी क्यू था, गुणोत्तर श्रेणी में है। अतः इतना 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 गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों आपका फाइनल आंसर। तो ये जो आपकी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी में है। और हाँ, यदि आर का मान जो है इक्वल नहीं आता तो आप कहेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में आपकी नहीं है, क्योंकि सार अनुपात जो मान है आपके अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है क्योंकि सार अनुपात आर का जो मान है क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ मेरे प्रिय छात्रों, आपको लेकर चलता हूँ तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे ही आपको सिद्ध करना है। तो तीसरा नंबर में आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, बस कुछ नहीं करना है। तीसरा नंबर तो बहुत ईजी है, दिया हुआ है a प्लस सी प्लस डी बराबर b प्लस सी और b प्लस डी, यानी कि ये दोनों को इक्वल आपको दिखाना है। तीसरा चौथा पांचवा बहुत ही आसान है, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको इक्वल करके दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो मैं बढ़ता हूँ, आपका तीसरे नंबर पे चलता हूँ। तो ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आई है, और हाँ कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग देख लेंगे, कॉमन भी देख लेंगे, कहीं गलत कॉमन न लिया गया हो, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर हम दोस्तों में अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, जो है कि आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरा में ये तो आप गुणोत्तर श्रेणी सिद्ध करने के लिए था। अब आपको जो भी प्रश्न आएगा आपका इक्वल करने के लिए आएगा, यानी कि सिद्ध करके बताइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के तीसरे नंबर की तरफ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये है आपका तीसरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए तो चलिए मैं हाजिर हो गया हूँ तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। तो उसमें हम लोग अनुपात निकाल करके ऐसे बना ले रहे थे, और इसमें आपका दे रखा है खुद ही, आपको इक्वल जो है कि दोनों को सिद्ध करना है। तो चलिए ये आपका है जो मेरे प्रिय छात्रों लेफ्ट हैंड साइड है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड जो है आपका क्या साइड है। दोनों को इक्वल दिखाना है ना, दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो आपका इति सिद्धम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझिए मेरे प्रिय छात्रों
ये जो आपका वैल्यू दे रखा है इसमें ए बी सी का मान हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके प्रश्न नंबर दूसरे में था, प्रश्न का सॉल्यूशन मैं कराऊं, सभी में ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं निकाल चुका हूं तो बार बार मैं निकाला नहीं होती, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार लिखना है तो इसी को मैं छोड़ दिया हूँ वैसे ही, क्योंकि बार बार हर एक सवालों में जो है कि इस तरह से आपको निकालना पड़े, क्योंकि श्रेणी दे रखी है तो ए बी आर का आपको मान पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग बी सी और डी का मान निकाल लिए और ए के पदों में निकाला गया है, किसका मान, सभी का मान जो है ए के पदों में निकाला गया है, ठीक है ना। चलिए तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं भाई। अब मान पुट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। ए का मान बोलिए, ए का मान तो पता ही नहीं है तो ये रहने दीजिए। सी का मान कितना है, ए आर स्क्वायर है। इसके बाद सी का मान है ए आर स्क्वायर प्लस डी का मान कितना है, ए आर का क्या है क्यू इजकल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी का मान है ए आर प्लस सी का मान क्या है, ए आर स्क्वायर। बी का मान कितना है, ए आर प्लस डी का मान कितना है, ए आर का क्या क्यू। दोनों में कॉमन देखिए, ए कॉमन है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए, ए यहाँ पर ए है ना, ये तो सही है, मुझे गलत हो रहा है क्या, कुछ रुक जाइए देख ले रहा हूँ, ठीक है सही है। चलिए यहाँ पर ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में ये है तो ए को भी बाहर, आर स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू ए आर का क्या स्क्वायर, तो इसमें से आर स्क्वायर बाहर हो गया तो 1 हो गया, ए को बाहर गए, 3 गो में से 2 गो बाहर गया तो आपका एक आर बचेगा बराबर। आ जाते हैं यहाँ पे, दोनों में कॉमन है यार, ये ए बाहर गया प्लस, क्यों कॉमन तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों कॉमन बताना नहीं है, ये तो बिल्कुल आपका इजी होता है। कॉमन स्क्वायर है तो ये आर एक बाहर गया तो आपका एगो आर बच जाएगा। अब यहाँ पर इनटू, दोनों में है तो ये ले लीजिए, दोनों में आर है तो दोनों में आर है तो आर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का क्या स्क्वायर। समझ में आई बात है, कटाइए, एगो ए से एगो ए कट गया, एगो ए से हाई है, एगो ए से हाई कट गया, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर है, या आर एगो है एगो आर से आर में गुणा करते आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ये। अब ये सभी को नहीं है तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कटा दे 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर बेचारे को इसे लिख दीजिए 1 प्लस आर, और दूसरा में हो जाएगा 1 प्लस आर का क्या स्क्वायर, ये इजकल टू 1 प्लस आर, दूसरा में हो जाएगा 1 प्लस आर का क्या स्क्वायर। क्या दोनों मान इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी है 1 प्लस आर का 1 प्लस आर एक क्वेश्चन में 1 प्लस आर का स्क्वायर, ये भी है 1 प्लस आर एक में है 1 प्लस आर का स्क्वायर, दोनों बराबर हुआ, या दोनों को कटा सकते हैं, एक एक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यही बराबर है राइट हैंड क्या साइड, दोनों इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही से आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका आंसर फाइंड हुआ, जो कि आपको इक्वल करना था, तो इक्वल हम लोग कर दिए हैं, क्योंकि सभी मान हम लोग पता था, रख करके बस आपको निकालना है, या नहीं है तो आप कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, एक बराबर एक, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरा प्रयास पूरा आपको रहता है कि अच्छी तरह समझा सकूं, तो जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको प्रयास रहता है कि समझाऊं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें समझा चुका हूं। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों, किस टाइप का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर भी। इसी तरह से आपको सिद्ध करना है, इसी तरह से क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला मैं पहले क्वेश्चन आपका लिख लेता हूँ, इसके बाद सिद्ध कर लो, हम लोगों को करना है। तो अब तो आप लोग तुरंत फटाक से हल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बेस बता दिया हूँ आपको, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, तो हमारा काम है आपको हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन कराना, तो मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजकल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का क्या है स्क्वायर। इतना सब चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब हम लोग को मान रखना है, क्या करना है, मान रखना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों को आपको हर हाल में इक्वल करना है, और इक्वल आप कर दें तो आसानी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए मैं इक्वल करके आपको समझाता हूँ। चलिए रखते हैं मान हम लोग।
चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को एक साथ मैं ले जा रहा हूँ, या आप अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग निकालने में ज़्यादा आपको हल करना होगा, एक ही साथ जो है सभी को हल करके बराबर दिखा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो आपका ए का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस बी है तो बी का मान है ए आर है, तो स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी है तो सी का है ए आर स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए के सर पे 2, पहले से स्क्वायर है फिर स्क्वायर होगा तो 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं तो आपका आया है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर हम लोग का किए हैं तो आया है ए स्क्वायर आर का पावर 4। इसके बाद प्लस डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3 घात है 2 घात यहाँ पर 3 दूनी के 6 घात, आर का घात 6 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, ए का मान पुट कीजिए, तो ए का मान ए है गुणे बी का मान, देखिए भाई बी का मान कितना है ए आर है तो ए आर हो जाएगा, प्लस या मल्टीप्लाई आप करा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर आर हो जाएगा, तो एक ही बार आप रख दीजिए ए स्क्वायर आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस बी सी है तो बी का मान कितना है ए आर है, ए आर गुणे सी है, सी का मान है ए आर का क्या स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर भी ए से ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर में गुणा करेंगे 2 घात 3 घात, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर कितना 3 प्लस। ठीक है ना, ज़्यादा तामझाम करने से अच्छा है, सी का मान रखिए, तो सी का मान क्या है ए आर स्क्वायर है गुणे डी का मान रखिए, तो डी का मान है ए आर का क्या क्यू, पावर कितना 2। अब ये कितना लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करा करके, ए से ए में हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर से आर में करेंगे 3 2 5, यानी कि आर का पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि ए का पावर 2 और आर का पावर क्या 5, ये रहा आपका मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कराया गया। चलिए, अब हम लोग कॉमन देखते हैं, सभी में कॉमन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया हूं तो 1 प्लस बच गया आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। ठीक है, इनटू इन सभी में कॉमन क्या है स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है इन सभी में, तो आपका होगा क्या, इसमें से बाहर हो गया तो 1 प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर चला गया है, 4 गो इसमें आर है, 2 गो आर बाहर गया है तो अभी 2 गो बचेगा, ए स्क्वायर बाहर चला गया है, इसमें आर 6 गो है और 2 गो बाहर गया तो आपको कौ गो बच गया आर का पावर 4। कंडीशन सब समझ में आ रही है ना। अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ पर पूरे का घात 2 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा समझने वाली बात है, जब पूरे का स्क्वायर है तो आपको कैसे करना है गौर से आप समझिए। सभी में कॉमन क्या है ए स्क्वायर आर कॉमन है, सबसे छोटा घात वाला कॉमन लेते हैं, सभी में स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन, आ इसका घात है 1 है तो 1, अब बचेगा क्या 1 हो जाएगा, प्लस इसमें से गया आपका तो 2 बच गया, प्लस स्क्वायर आपका चला गया, 5 को था 5 गो में से 1 गो आर निकला है तो आपका आर का पावर 4। ठीक है, इसका घात कितना लगेगा 2। क्यों पूरे का घात लगेगा, क्योंकि वो पूरे का घात है, ये नहीं कि खाली इसका घात लगाइएगा और इसको छोड़ दीजिएगा, इसका भी आपका घात लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराइए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में ए का पावर क्या हो जाएगा 4, और ये है आर स्क्वायर अकेले है तो आर का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए दोनों मान सेम है, यहाँ पर गौर से समझिए, दोनों कोष्टक वाली राशि सेम है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का पावर 2। दोनों मान सेम है लेकिन 2 बार है तो घात 2 लगा दीजिए, 3 बार आता तो घात 3 लगा देते हैं। इसमें आइए ए स्क्वायर आर का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ए का पावर 4 हो जाएगा और आर का पावर कितना 2 स्क्वायर हो गया, और फिर इसका आपका हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर क्या 4 का पावर कितना लगाएंगे 2, क्योंकि इसका भी घात 2 लगेगा इसका भी घात 2, तो इसका घात 2 लगाए तो इतना हुआ, पावर 4 से पावर 4 कटा ए वाला, आर से आर स्क्वायर वाला कटा, क्या दोनों इक्वल हुआ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का पावर कितना 2। क्या दोनों मान सेम आए कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया तो आपको लिखना क्या है, लिखना है कि लेफ्ट हैंड जो साइड है यह इक्वल है क्या राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। ये क्या है इति सिद्धम। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो इतना क्या करने के बाद आपको करना क्या है कि ये सब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया।
अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर पे कि 5वां जो नंबर है आपका कैसे होगा, तो 5वां का भी सोल्यूशन आपको सेम इसी तरह से करना है। तो चलिए मैं इसको अब हटाता हूँ, हटा करके लिखता हूँ 5वां। तो चलिए अब हम लोग जो है कि बात करने वाले हैं 5वें नंबर के, ठीक है। तो 5वां नंबर भी सेम आपको सीधे करना है। जो दो साइड आपकी दी गई हैं तो आपको पता ही है कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका जो है आपका क्या है, राइट हैंड क्या है, साइड। ये तो इक्वेशन आपको पता है। तो अब आपको सुनिश्चित करके जो है कि दोनों को आपको इक्वल दिखा देना है, बस आपका हो जाएगा आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए 1 में आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर कीजिए तो बी का ए आर है तो ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो यानी ए आर स्क्वायर करेंगे, यानी ए आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए के सर पे 2 हो जाएगा, आर के सर पे 2 दूनी के 4, बराबर कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए घात 2 है तो घात कितना लगा देंगे आप लोग, 2, ठीक है ना, घात 2 लग गया। अब यहाँ पर 1 में ए का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब यह हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या आर का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए आर का स्क्वायर है, यह हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या आर का पावर 4 होगा ना। ए आर का स्क्वायर करेंगे, पहले से स्क्वायर है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, घात 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दूनी के 6, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन इसमें क्या मौजूद है, इस देखिए पूरे घात 2 है तो कॉमन लेने के बाद आप मझला कोष्ठक लगाएंगे। दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बच गया 1 स्क्वायर बाहर गया, 4 गो में से 2 गो आर बाहर गया तो यहाँ बच गया 2 गो आर, यानी आर का स्क्वायर हो गया। अब पूरे घात कितने लगाएंगे आप, 2 इजकल टू 1 में दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर तो ये बच जाएगा 1 प्लस क्या आर का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्रिय छात्रों, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर और आर का पावर 4, जब कॉमन है तो आपका हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर बाहर गया, 6 गो में से 4 गो बाहर गया तो आपका हो जाएगा आर घात 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराया जाए, इसका यूवर कराया जाए। यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बातें। तो इसका भी जब स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर और आर स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 4 हो जाएगा, आर का पावर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर का क्या स्क्वायर और इसका क्या स्क्वायर। ये कंडीशन समझ में आ रही है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे आप तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में कराएंगे तो यह बराबर हो जाएगा ए का पावर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर पावर 4, ये तो अकेले हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर, दोनों कोष्ठक वाली राशि सेम है लेकिन 2 बार है, कब बार है 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा लिखेंगे 1 प्लस आर का पावर क्या लगा देंगे आप 2, 4 से 4 कट गया, आर का पावर 4 से आर का पावर 4 कट गया। और यहाँ यदि कटाना नहीं चाहते तो आप वहीं पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों साइड तो वहीं पर भी बराबर है गई ना, तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कटा दिया हूँ, 1 प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आर का क्या स्क्वायर। लेकिन कुछ छूटा हुआ है क्या, एक छूटा हुआ है अंश वाला, तो अंश लगा लेंगे, ठीक है। दोनों साइड बराबर हो गई तो यानी कि यह हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड जो साइड है यह बराबर होगा क्या राइट हैंड साइड। क्या ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना, यानी कैसे जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि ये भी जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड जो है दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब दोनों साइड बराबर हो गई तो इति सिद्धम, ठीक है। ये क्या हो गया इति सिद्धम, ये आपका फाइनल आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया हूँ, जितने भी प्रश्नों का आपका सॉल्यूशन कराया गया है स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं समझाया हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आगे भी गया होगा। और हाँ, ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे साथ यदि नहीं जुड़े होंगे तो यदि वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को हमारे साथ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।